श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, राजधानी रायपुर में अभी हाल ही में रजवार चित्रकला शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा किया गया। आज श्रोताओं हमारे साथ हैं इस आदिवासी लोक कला अकादमी के अध्यक्ष श्री नवल शुक्ल जी। हम आपको बता दें कि इससे पहले नवल जी मध्य प्रदेश जो साहित्य अकादमी है उसके निदेशक रह चुके हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में ही आदिवासी लोक कला अकादमी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उसका भी दायित्व संभाल चुके हैं। नवल जी मूल रूप से साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। नवल जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। नवल जी, बात हुई थी आदिवासी लोक कला अकादमी की, जो आपने एक शानदार यहाँ रजवार जो चित्रकला शिविर लगाए, उसकी तो हम बात आगे करेंगे ही। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आदिवासी लोक कला अकादमी है उसकी। जी। तो ये अकादमी के मूल रूप से क्या दायित्व हैं, इसके क्या कर्तव्य हैं, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके गठन के पीछे थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। जी, पिछले वर्ष यहाँ पर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन हुआ। जी। वो संस्कृति विभाग ने एक स्वायत्तशासी परिषद यहाँ पे गठित की। जी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पे। जी। इसके अध्यक्ष जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं नियमानुसार। जी। और अलग अलग अकेडमियों के अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। जी। जिसमें कई अकेडमियां बनी, आदिवासी लोक कला अकादमी, साहित्य अकादमी, कला अकादमी और अन्य अकादमियां भी बनी। जी। तो मुझे आदिवासी लोक कला अकादमी का दायित्व दिया गया है। और आदिवासी लोक कला अकादमी जो है वो छत्तीसगढ़ की जितनी भी कला रूप हैं, विभिन्न कला रूप हैं, वो प्रदर्शनकारी कला रूप हो या रूपंकरकारी कला रूप हो, वह वाचिक परंपरा में हो या भित्ति चित्र पे हो जी। या किसी भी रूप में हो, उसको खोजना और सिर्फ खोजना ही नहीं, उसे पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर, पूरे देश भर में और देश के बाहर भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका प्रदर्शन करना, उसका परफॉर्मेंस करना और कलाकारों को उनके व्यक्तिगत नाम से, उनके कला रूप के नाम से सम्मान देना, प्रोत्साहित करना, संरक्षण करना, यह काम है अकादमी का। जी। अभी आपने हाल ही में यहाँ पर जो राजधानी रायपुर में जो गुरु घासीदास संग्रहालय है जो संस्कृति विभाग का, वहाँ पर एक बहुत ही शानदार आपने रजवार चित्रकला शिविर भी लगाया, 2 दिन की प्रदर्शनी भी लगाई। इसके बारे में बताइए कि ये कैसे ये विचार आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। दरअसल रजवार जो कला शिल्प है या भित्ति चित्र है या रजवार चित्रकला है जी, जो अब रजवार चित्रकला के नाम से अधिक जाना जाता है जी, इसकी शुरुआत जो है भित्ति चित्र के माध्यम से हुई है। जी। रजवार एक समुदाय का नाम है जो सबसे अधिक जिनकी जनसंख्या सरगुजा में है और सरगुजा से लगे हुए रायगढ़ के इलाके में है। यूं तो आपने देखा होगा कि जितने भी भारतीय गांव हैं पूरे देश भर में जी, उन सभी की प्रारंभिक संरचना जो है वो मिट्टी की दीवालों की रही है। जी बिल्कुल। और मिट्टी की दीवालों को लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने समुदाय के ढंग से या अपने क्षेत्र के ढंग से या कुछ जो जिसको जाति के रूप में भी कुछ चिन्हित किया जाता है, उस तरह से अपने चिन्हों और प्रतीकों के साथ उसकी लिपाई पुताई में वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक उसी तरह रजवार जो समुदाय है वह भी ये काम करता है, लेकिन वह इतनी अधिक तादाद में अपनी दीवालों को पे काम करता है और इतना ज्यादा एस्थेटिक्स उनके पास है और समकालीनता भी उतनी ही है और परंपरा का उन्होंने निर्वहन भी उतना ही अधिक किया है। जी। तो अपनी परंपरा को, जो उनके पास हजारों साल की परंपरा है लिपाई की और रंगों के भरने की और भित्ति चित्र बनाने की और मिट्टी से चीजों को उकेरने की और अपने बोध को, अपनी दृष्टि को और अपने सौंदर्य को सामने लाने की जिस तरीके से है, उतना बहुत कम लोगों में है। जी। तो हमने लगभग 3-4 दशक पहले, चूंकि मैं सरगुजा का रहने वाला भी हूँ, अंबिकापुर का। अच्छा। तो मेरा साबका भी था और जब हम भोपाल में थे तो इनके चित्रकारों को, इनके नर्तकों को पूरे छत्तीसगढ़, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था जी, वह अलग एक प्रदेश उस समय नहीं था, तो पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी परफॉर्मर हैं या परफॉर्मिंग आर्ट हैं, थिएटर हो या डांस हो, जनजातीय हो या लोक का हो, वो चीजें आती थी। तो ठीक उसी तरह से हमने रजवार चित्रकारों को भी खोज की थी और उनको वहां पे बुलाया था। और रजवार चित्रकार जो हैं या शिल्प का जो भित्ति चित्रकार हैं जी,
वो पूरे देश में मतलब साउथ से नॉर्थ तक और ईस्ट से वेस्ट तक जो है वे जाते रहे हैं। अच्छा। और पूरे देश में बहुत सारी कला दीर्घाओं में उन्होंने काम किया है। उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई है, बहुत सारे संग्रहालयों का उन्होंने निर्माण किया है जी। उनके घरों में एक जाली वर्क होता है, वो बहुत स्पेशल है जो जिसको उन्होंने किया है और पूरे देश के लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है जी। तो धीरे धीरे ये चित्रकला जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश होती रही है। तो हमने इसलिए रजवाड़ चित्रकला शिविर के बारे में सोचा जी। और रजवाड़ के समुदाय के 10 चित्रकार जी। जिसमें बुजुर्ग पीढ़ी के भी लोग थे, युवा भी थे और युवतम पीढ़ी के भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन के लिए या इस आदिवासी लोक कला अकादमी ने अपने गठन के बाद से पहली बार ये है जब 10 चित्रकार यहाँ पर रायपुर में आए हैं और उन्होंने 10 दिनों तक 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अपने चित्रों का निर्माण किया है। कैनवस पे किया है, एक्रेलिक रंग से किया है, बाकायदा एक बड़े पेंटर जिस तरह से होते हैं आधुनिक और समकालीन या विश्व के, उस तरह से उनसे नाम है के चित्रों पे, वर्ष है, तमाम चीजें हैं। उसी तरह से ब्रोशर भी है। तो हमने उसको अलग से एक पहचान देने की और अपने प्रदेश के कला शिल्प को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें अगला एक प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और लोक कला के नजरिए से यदि हम देखें तो बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। तो रजवाड़ की तभी हमने बात की और यदि हम आदिवासी लोक कला की बात करें तो इसके कितने आयाम हैं, कितने रूप हैं। अकादमी के अध्यक्ष के नाते थोड़ा ये भी, क्योंकि हमारे लोग तो उस समृद्धता से परिचित हैं जो समय श्रोता सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जानकारी दें ताकि उन्हें और गर्व हो अपने प्रदेश पर। देखिए, छत्तीसगढ़ जितना सांस्कृतिक रूप से संपन्न है और जितना विविध यहाँ पे कलाएं हैं जी, उतना बहुत कम राज्यों में है। अच्छा। उस तादाद में बहुत कम है जी। और छत्तीसगढ़ के कलाकार जिस तरह से पूरे देश में आते जाते रहे हैं जी, वह भी जो है अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है जी। दरअसल चूंकि हमारे बहुत नजदीक की और करीब की चीज है तो हम उस तरह से उसको ध्यान नहीं देते हैं या कम ध्यान देते हैं जी। लेकिन यहाँ पे कई जनजातियां हैं जी और कई गैर जनजातीय समुदाय के लोग भी यहाँ पे हैं जी। हम यदि सिर्फ एक जनजाति की बात करें तो उसमें 18 कला रूप है। अच्छा। जन्म से लेकर मृत्यु तक, गायन का हो, नृत्य का हो या जन्म गीत हो या मृत्यु गीत हो जी, या विवाह हो या नाटक हो, यहाँ तक कि नाटक भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते जी। जो हमारी परंपरा का थिएटर है और उस क्षेत्र का थिएटर है उस पे हम थोड़ा सा कम ध्यान देते रहे। तो हम ऐसी कला रूपों को जिसके प्रति लोक रुचि हो या न हो, वह मनोरंजन के लिए नहीं है, उसको दर्जा देने के लिए है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए जी। जो हजारों साल से उनके पास है और अभी तक भी वर्तमान है जी। वह हमें मनोरंजन दे या न दे, वह कला रूप हमारे सामने आए, हम उसे देखें, सुने, जितना संभव हो उससे इनरिच हो, धीरे धीरे इनरिच हो, धीरे धीरे स्वाद बदले। स्वाद जो है एक रूप है, जो संस्कृति का एक रूप स्वाद जो है, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे उन तमाम चीजों को उस तरीके से प्रस्तुत करें। हाँ, इसमें एक जोखिम है कि इसमें चूंकि हमें देखने का जो आदत हमारी हो गई है, उसमें हमें लगेगा कि यह उपयुक्त है कि नहीं और हम इसमें 10 मिनट बैठे या न बैठे, तो ये जोखिम है प्रस्तुत करने में। लेकिन इस जोखिमों को देखने और उसको प्रस्तुत करने के लिए ही इस अकादमी का गठन हुआ है, ताकि कोई भी कला रूप जो है किसी से कमतर है ऐसा मैं नहीं मानता और अकादमी भी नहीं मानती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी आपने तो कहा था कि उसका संवर्धन करना, उसका आगे उसका संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार ये अकादमी का उद्देश्य है। और बात यह है कि जब हम कला संस्कृति की लोक और खासतौर से लोक कला की बात करते हैं तो ये भी शायद ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा व्यावसायिकता और बाजारवाद से बचाते हुए उसका संरक्षण करना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सबसे जो खतरा है और जोखिम है संस्कृति में यहीं पे है जी, क्योंकि हम एक तरफ जो है उसके मूल रूप में संरक्षित करना चाहते हैं जी, एक योजना ये होती है। दूसरी योजना होती है कि उसको हम सब जगह प्रसारित करें, वो सब जगह उपलब्ध हो जी। तीसरी योजना होती है कि उसमें उनको व्यावसायिक लाभ हो जी। चौथी योजना होती है कि उसका प्रशिक्षण दिया जाए जी। पांचवी, ऐसे अनेक योजनाएं होती हैं। वे सभी योजनाएं आपस में क्लैश करती हैं जी, एक दूसरे को डोमिनेट करती हैं जी। हमारा काम है कि हम उसको व्यावसायिकता से मुक्त रखें जी। हम परंपरागत जो कलाएं हैं जी, उस परंपरागत कलाओं को परंपरागत रूप से डॉक्यूमेंट करें, दर्ज करें, प्रस्तुत करें और खुद यदि उनके द्वारा उसमें कोई चेंजेज हो रहा है जी, तो बल्कि अन्य संस्थाओं या किसी अन्य के द्वारा जो चेंजेज हुआ है उसको हम अलग करके प्रामाणिक रूप चीजों को सामने लाएं। फिर यहाँ पे है कि हम वो शासकीय दरों की तरह से कि इसको इतना दें, इसको इतना दें, इसका पंजीकरण कर लें, इसका वो कर लें, उस सब
सबसे हम मुक्त रहते हैं जी, मुक्त होने की कोशिश करते हैं जी, क्योंकि हम स्वायत्त हैं। तो हमें सरकार ने यदि स्वायत्त बनाया है तो हम स्वायत्तता लगातार अर्जित करते हैं जी, कि हम कितना आपसे मुक्त होते जाएं और कितना कलाकारों की तरफ से हम सोचते जाएं जी, और उन बंधनों से मुक्त होते जाएं और कलाओं की प्रामाणिकता को, उसके रूप को किस तरह से हम देखते जाएं, डॉक्यूमेंट करते जाएं, जी, ये हम करते हैं। जी, तो व्यावसायिकता तो यहाँ पे नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि यह है कि जैसे मान लीजिए ये रजवाड़ चित्र ही है, जी, उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है मैं एक वेंडर के रूप में रहूं या कोई अन्य रहे जी, जो पंजीकृत कहीं है, जी, वो हर कुछ सप्लाई कर देता है। जी, वो रजवाड़ चित्रकला भी सप्लाई कर देगा जी, और रजवाड़ का एक आदमी रहेगा और 10 जो हैं 3 दिन के लिए शिक्षित उससे या प्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षण प्राप्त हैं या कहीं से और निकले हुए लोग हैं जो उसका नकल करके कर देंगे। जी, तो हम उससे हटाते हैं जी, कि नहीं, यदि रजवाड़ चित्रकला है तो रजवाड़ समुदाय में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जी, ये चीज उनके द्वारा उनकी तरफ से बने और पैसे यदि मिले तो उन्हें मिले और 1000-2000 रुपए में उनका एक चित्र जो है इस तरह से कोई कहीं से भी जो है सप्लायर की तरह से कर करा दे, कहीं भी किसी भी शासकीय, अशासकीय, गैर शासकीय, प्राइवेट संस्थाओं में, तो वे करें, उनकी छूट है, उनकी स्वायत्तता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा या हम जानेंगे तो हम कहेंगे कि यह प्रामाणिक है, यह नहीं है, ये किसके द्वारा बनाया हुआ है। हमने 10 कलाकारों को यहाँ पे बाकायदा नाम और गांव के साथ बात की है जी। तो हम ये सवाल उठाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं यदि उस जोखिम में कि ये रजवाड़ चित्रकला है कि नहीं है जी, या रजवाड़ चित्रकला बनवाया गया है जी, या प्राप्त किया गया है। ये सब चीजें होती हैं एकेडमियों में जी, और इससे हमें जूझना पड़ता है जी, और हम जूझने के लिए तैयार इसलिए हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रामाणिकता को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नवल जी, अब इस साक्षात्कार का एक अंतिम सवाल, कायदे से तो ये पहला सवाल होना चाहिए था किस इंटरव्यू का, क्योंकि हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोक कला अकादमी है वो कितने सक्षम हाथों में है। तो जैसा हमने जब आपका परिचय दे रहे थे तो बताया ही था कि आप मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी के डायरेक्टर रह चुके हैं, वहां पर मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला अकादमी के निदेशक रह चुके हैं, आप मूल रूप से साहित्यकार हैं, कई रचनाएं आपने की हैं। तो थोड़ा अब आखिरी में चलते चलते अपने बारे में भी बताइए। देखिए, मैं रहने वाला अंबिकापुर का हूँ जी, और जब मध्य प्रदेश संयुक्त मध्य प्रदेश था तो मेरी नौकरी जो है पहली बार लगी भोपाल में और आदिवासी लोक कला अकादमी जब शुरू ही हो रहा था तो पहली ही नियुक्ति हुई थी जी। तब से लेकर वहां पे भोपाल में रहते हुए, चूंकि कहीं वो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होता है एकेडमी का, जी, तो वहां पे आदिवासी लोक कला अकादमी हो या कला अकादमी हो, सिंधी साहित्य अकादमी हो, भोजपुरी साहित्य अकादमी, मराठी साहित्य अकादमी, ऐसे लगभग 6-7 अकादमियों का, अंत में सबसे साहित्य अकादमी का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ। इसके अलावा मैंने वहां पे सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अच्छा। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना मैंने की है, करवाई है, उसका नोडल अधिकारी रह चुका हूँ, जिसका मतलब सिलेबस है वह अभी तक मेरा ही बनाया हुआ है। क्या बात है जी। लेकिन मैं मूलतः लेखक हूँ, जैसा कि आप कह रहे हैं, कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ जी। 3 संग्रह मेरे कविताओं के आए हैं जी, जो हिंदी साहित्य की कविताएं होती हैं, मंचीय साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ जी। एनसीईआरटी में मेरी कुछ कविताएं चलती हैं, उनके हाई स्कूल के लेवल पे जो उसमें हैं जी। मेरा एक उपन्यास भी आया हुआ है पिछले दिनों, तिलोका वायकान के नाम से। अभी 2-3 महीने पहले कविता की किताब मातृभाषा में शीर्षक से है। कुछ नाटकों का मैंने अडॉप्टेशन किया है, कुछ नाटकों पे जनजातीय नायक हों या अन्य तरह से उस तरह से नाटक भी लिखे हैं जी। 4-5 पत्रिकाओं का संपादन किया है, चौमासा हो तथा कला वार्ता जो कलाओं की मॉडर्न आर्ट और उसकी क्लासिकल सॉन्ग वगैरह की पत्रिकाएं हैं जो पूरे देश में प्रतिष्ठित है। साक्षात्कार जिसके पहले संपादक इसी छत्तीसगढ़ के शानी हुआ करते थे जी। वहां से शुरुआत हुई थी, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार उसके संपादक रह चुके हैं जी। उसका भी संपादन किया है पत्रिकाओं का। उसके अलावा मैंने ढेर सारे मोनोग्राफ्स लिखे हैं। अच्छा। जो ट्राइबल फोक आर्ट पे जी, उनकी संस्कृति पे, उन पे कुछ किताबों का संपादन भी किया है। लेकिन मेरा मूल काम जो है कविताओं का लिखना है। बहुत ही व्यापक और दीर्घ अनुभव है आपको, तो हम निश्चिंत हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोक कला है उसका संरक्षण और संवर्धन बहुत ही सक्षम हाथों में है और बहुत खुशी हो रही है हमें इस बात को। और आपके जो ये अनुभव है, व्यापक अनुभव है, जो दीर्घ अनुभव है आपका, और इतने सारे आपने बहुआयामी अनुभव जो है उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इन आशा ही नहीं बल्कि विश्वास के साथ अब हम विदा लेते हैं और आप आकाशवाणी के स्टूडियो पधारे। बहुत व्यस्त समय मैं जानता हूं आपके लिए, लेकिन उसमें से भी वक्त निकाल कर आप आए, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। तो श्रोताओं,
अब हम आपसे विदा लेते हैं। यहीं पर समाप्त होता है आज का हमारा ये समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का अंक। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।